अध्याय 2591 शिममी। वह हड्डी का सांप तो बस शुरुआत थी। चारों ओर से सांप निकलकर लोगों पर हमला करने लगे। ऊर्जा विस्फोट अधिकांश दुश्मनों के लिए बिल्कुल नया अनुभव था और वे इस तरह के हथियार के इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं थे। चाहे उन्होंने कितना भी हमला किया हो और कैसी भी रणनीति अपनाई हो, वे हड्डियों पर जरा भी खरोंच नहीं लगा पाए। दरअसल हड्डियों की बात छोड़िए, हमले के समय प्रकट होने वाले चमकते हुए मंत्रों ने ही अधिकांश आक्रमण बल को निष्क्रिय कर दिया। वहां कुछ शुरुआती स्तर के सिद्ध साधक तैनात थे जो कम कुशल साधकों के हमलों की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने सेना में सांपों को बेकाबू होते देखा और महसूस किया कि उन्होंने अपने विरोधियों को बहुत कम आंका था। और उनमें से एक ने तो ये भी समझ लिया कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वे बुरी तरह फंस जाएंगे। इसलिए उसने ऑपरेशन बेस को संदेश भेजा। उन्होंने जो हथियार तैयार किए हैं वे बेहद अनोखे हैं। जहां तक मुझे समझ आ रहा है, वे प्रारंभिक अवस्था के परिपूर्ण पशु कंकालों से बने हैं। सिर्फ उन पर बने शिलालेख ही नहीं, बल्कि सब कुछ इस दुनिया से परे है। और मेरा मतलब सचमुच यही है। निश्चित रूप से सैम का ही काम है। हम सिर्फ असाधारण स्तर के हमलों से उन्हें पार नहीं कर पाएंगे। हमें भी कुछ करना होगा। तहखाने में एक आदमी, एक और निपुण शिखर स्तर का साधक, उन गिने चुने सदस्यों में से एक जिसने पार्थिया इस भयानक युद्ध से कभी न लड़ने की कसम खाई थी, लेकिन रसद व्यवस्था को लेकर काफी उत्साहित था। शिम्मी, जैसा कि वे उसे बुलाते हैं, तटस्थ गुटों में से एक का शक्तिशाली सदस्य। शिम्मी के सामने एक विशाल लकड़ी की मेज थी, जिसका आकार बिल्कुल हस्तिन गांव के इलाके जैसा था, साथ ही उन युद्ध क्षेत्रों जैसा भी जिन्हें उन्होंने हस्तिन गांव के शक्तिशाली सदस्यों को फंसाने के लिए बनाया था। शिम्मी ने चमड़े की टोपी पहन रखी थी और अपने हाथों में 3 गोल मोतियों से खेलते हुए बोर्ड को देख रहा था। संदेश सुनते ही मोती हिलना बंद हो गए। ठीक है, मुझे सूचित करने के लिए शाबाश बच्चे। आपसे मैं तुम्हें वॉच कहूंगा। आपसे तुम सिर्फ मुझे ही जवाब दोगे। तुम किसी का आदेश नहीं मानोगे, चाहे वो मिर्मोन हो, शिन हो, या तुम्हारी अपनी दादी भी कब्र से बाहर आ जाए। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? वॉच ने जवाब दिया, जी साहब, आपके जो भी आदेश होंगे मैं उनका पालन करूंगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि तुम वहां से सभी सिद्ध स्तर के साधकों को इकट्ठा करो और तुरंत पीछे हट जाओ। उच्च स्तर के साधकों और निचले स्तर के लोगों को रक्षात्मक स्थिति में रहने के लिए कहो। मैंने उन्हें कुछ रक्षात्मक रणनीतियों के बारे में पहले ही बता दिया है। उन्हें बता दो कि उन्हें रणनीति 7 का इस्तेमाल करना है। जब तक मैं कुछ और न कहूं, तब तक इसका इस्तेमाल करते रहो। शिम्मी ने जवाब दिया। वॉच को आदेश पर संदेह हुआ और वह थोड़ा अनिच्छुक भी था, लेकिन उसने सहमति दे दी और सभी सिद्ध स्तर के साधक बिना कुछ कहे वापस चले गए। बाकी सेना, जो शुरू से ही बहुत आक्रामक थी, शांत हो गई और पीछे हट गई। सांपों ने उनका पीछा नहीं किया, बल्कि अपनी जगह पर मंडराते रहे। दुश्मन सेनाओं की रक्षात्मक स्थिति स्थापित होने के बाद शिम्मी ने वॉच को अगला आदेश दिया। वॉच, मुझे तुम सभी सिद्ध स्तर के साधकों को एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत है। मुझे तुम लोगों को उन अस्थि सांपों को हराने के तरीकों पर चर्चा शुरू करने की जरूरत है। चूंकि मैं वहां नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हें रणनीति नहीं समझा सकता। ये तुम लोगों पर निर्भर है। संचार चालू रखो ताकि मैं सुन सकूं। जी साहब। वॉच ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। जल्द ही सभी सिद्ध अवस्था के साधक, जिनमें अधिकतर प्रारंभिक और मध्य अवस्था के थे, एकत्रित हो गए और चर्चा करने लगे। हम यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं साहब? वैसे भी हम हस्तिन गांव को नष्ट करने वाले हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो चलिए हम सब एक साथ हमला करते हैं। वास्तव में आप जहाँ हैं वहीं से आगे बढ़ सकते हैं और इस गांव में जो भी बचा है उसे कुचल सकते हैं और हम सब घर जा सकते हैं। एक महिला ने दांत पीसते हुए कहा। वॉच ने भौहें चढ़ाकर उसे देखा और उसका आकलन किया। ऊपर से नीचे तक उसका कवच बिल्कुल नया लग रहा था और इससे वह और भी निराश हो गया। उसे लड़ने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। बड़ी मुंह वाली छोटी औरत। अब मैं तुम्हें यही कहूंगा, बड़ी मुंह वाली, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपना मुंह बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। और ये आप सबके लिए है। इस युद्ध में जो भी हो, और मेरा मतलब है जो भी हो, हमारा पक्ष कभी नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, जरा सा भी नहीं, समझे? इसीलिए मिर्मोन और शिन जैसे लोग, जो मुझसे ज्यादा ताकतवर और घमंडी हैं, अपना घमंड त्याग कर नियमों के अनुसार लड़ रहे हैं। क्योंकि हस्तिन गांव हम पर हुकूमत नहीं कर रहा है और तुम्हें कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं समझ रहा है, क्योंकि वे अपने नियमों के साथ साथ दुनिया के नियमों का भी पालन करते हैं। अगर तुम में से एक भी बदमाश जरा सा नियम तोड़ता है, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार डालूंगा, ताकि हस्तिन गांव की तरफ से बदला न लेना पड़े। समझे? सब चुप रहे और शिम्मी ने इसे हाँ मान लिया। अब चलो हड्डियों के सांपों के बारे में बात करते हैं। मैं उन्हें अभी नहीं देख सकता और सच कहूं तो मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहता। लेकिन मेरे पास एक योजना है जिसे तुम अमल में ला सकते हो। पर उससे पहले तुम्हें उन सांपों के बारे में कुछ बातें जाननी होंगी। अब चर्चा करो। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच पार्थ के मैदान में मायरमन और शिन मैदान के दोनों ओर खड़े थे, जबकि पार्थ बीच में खड़ा था। तुमने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, फिर भी तुम्हारा ध्यान कहीं और है, पार्थ ने शांत भाव से कहा। सक्रिय होने पर भी वह गठन उस पर जरा भी असर नहीं डाल रहा था।
इसका मुख्य कारण ये था कि मायरमन और शिन हस्तिन गांव में होने वाली घटनाओं को लेकर चिंतित थे और साथ ही उन्हें ये भी पक्का नहीं था कि गठन अपना काम करेगा या नहीं। वे सभी उम्मीद कर रहे थे कि काले गोले अपना काम करेंगे। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। अध्याय 2592 काला धुआं। पार्थ ने अपने धनुष को थोड़ा और कसकर पकड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वह बस उनके हमले का इंतजार कर रहा था। उस संरचना से एक काली चमक निकल रही थी। पूरा गुंबद उस काले धुएं वाली ऊर्जा से भरा हुआ था। पार्थ को अपनी इंद्रियां सुस्त होती महसूस हुई और ये देखकर वह चौंक गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सैम ऐसी चीज बना सकता है। वह एक अर्ध देव है। अगर वह नहीं है तो कोई भी जीवित या मृत प्राणी ऐसा होने का दावा नहीं कर सकता। और सैम जैसा कोई व्यक्ति जो पार्थ से असीम रूप से कमजोर है, उसने ऐसी चीज बना दी जो एक अर्ध देव की इंद्रियों को सुस्त कर सकती है। पार्थ को इसके बारे में पहले ही चेतावनी दी गई थी। हालांकि सैम के आश्चर्य और जिज्ञासा के लिए पार्थ ने इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की थी। वह हमेशा की तरह तैयार हो गया और अब रोमांचित था। उसने धुएं को अपने चारों ओर घेरने दिया, उसे अपने भीतर समाने दिया। उसकी एक एक इंद्रिय शक्ति कम होती गई। स्पर्श की भावना से शुरू होकर उन्हें अपने हाथों में धनुष का एहसास भी नहीं हो रहा था। फिर उनकी सुनने की शक्ति और फिर गंध का असर शुरू हुआ। उन्हें अपनी जीभ पर एक घिनौना सड़ा हुआ धातु जैसा स्वाद महसूस हुआ, जबकि पूरी तरह सक्रिय होने से पहले ही उनका मुंह बंद था। अंत में उन्हें अपनी दिव्य चेतना भी क्षीण होती हुई महसूस हुई। बाकी इंद्रियों के विपरीत ये पूरी तरह गायब नहीं हुई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला बादल इसे ढक रहा हो, जिससे बहुत धुंधलापन और भ्रम छा गया था। वास्तव में उन्हें ऐसा लग रहा था कि दिव्य चेतना की वर्तमान स्थिति दिव्य चेतना न होने से कहीं अधिक परेशानी का कारण बनेगी। पार्थ को उल्टी आने लगी। उनके चारों ओर की ऊर्जा कई मायनों में घिनौनी थी। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से खुद को बचाने की कोशिश की। जब तक ये केवल उनकी त्वचा पर थी तब तक ठीक थी, लेकिन वह जो भी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे, त्वचा से निकलते ही वह काली धुएं में समा गई। गुंबद के अंदर पहले से मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा भी पूरी तरह से समा गई थी। कुछ भी शेष नहीं बचा था। और जैसे जैसे यह ऊर्जा सोखता गया, काली ऊर्जा और भी घनी होती गई। घृणा के साथ साथ पार्थ को अचानक प्रशंसा और थोड़ा गर्व भी महसूस हुआ, क्योंकि सैम ने इसे बनाया था। वह सोचने लगा कि यह कैसे काम करता है। वह सैम से इस बारे में विस्तार से सुनना चाहता था ताकि वह इसके बारे में सब कुछ जान सके। लेकिन पहले उसे अपनी ओर आते हुए भाले से बचना था। वह लगभग उसके गाल को छूकर निकल गया। वह धुंधली दिव्य दृष्टि अब उसके लिए सचमुच एक बड़ा खतरा बन गई थी। पार्थ ने जमीन पर लात मारी और जितनी ऊंची और दूर हो सकती थी कूदा। हालांकि हवा में भी उसकी गति बेहद धीमी और सुस्त लग रही थी। तभी धुंधली दृष्टि ने एक और चेतावनी दी, पीछे से कुछ आ रहा है। इस बार भाला सचमुच उसे छूकर निकल गया। गर्दन पर एक छोटी सी खरोंच आई, जिससे थोड़ा सा खून बह गया, लेकिन वह इतनी तेजी से हट गया कि जानलेवा चोट से बच गया। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि पार्थ को खुद भी नहीं पता था कि वह सचमुच जमीन पर गिर गया है। कम से कम वह इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि वह सिर्फ इतना ही पुष्टि कर सका कि वह हिलना बंद कर दिया था, और वह भी इसलिए क्योंकि इस वातावरण में हिलने डुलने से उसे और ज्यादा मतली हो रही थी। पार्थ ने गहरी सांस ली और एक फैसला किया। वह दौड़ने लगा। तारांकन स्वॉश स्वॉश स्वॉश। उसे दिशा की परवाह नहीं थी। वह बस दौड़ता रहा। 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में वह बैरियर डोम से टकरा गया। टकराते ही वह उठा और डोम बैरियर को लात मारी। कम से कम उसे यही लगा कि उसने ऐसा किया और खुद को विपरीत दिशा में धकेल कर फिर से दौड़ने लगा। जब वह वहां किसी बाधा से टकराया तो उसने वही किया। वह पागलों की तरह दौड़ रहा था, और उसका हर कदम उसकी दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत था, मानो वह सब कुछ तोड़ देना चाहता हो। फिर भी वह संरचना अब भी अक्षुण्ण थी। चाहे वह कुछ भी कर ले, वह नहीं टूटी। जोड़ मजबूत थे। हालांकि पार्थ इसके द्वारा केवल एक ही लक्ष्य प्राप्त करना चाहता था, या शायद 2 लक्ष्य। पहला, ये सुनिश्चित करना कि वह हमलों की चपेट में न आए। दूसरा, समाधान सोचने के लिए कुछ समय प्राप्त करना। उसकी हरकतें पूरी तरह से अनियमित थीं। वह कोई दिशा नहीं चुन रहा था या किसी पैटर्न का पालन नहीं कर रहा था। वह बस यथासंभव बेतरतीब ढंग से दौड़ रहा था। इस बीच भाले से हमले कर रहा शिन वहीं खड़ा रहा। इस संरचना में जाहिर है वह और मायरमन चीजें देख सकते थे, पूरी तरह से अदृश्य नहीं, बल्कि दोनों ने ऐसे चश्मे पहन रखे थे जो संरचना से जुड़े हुए थे। इससे उन्हें पार्थ की उपस्थिति और गतिविधियों का पता चल रहा था। साथ ही उनके शरीर से जुड़ा एक प्रतीक ये सुनिश्चित कर रहा था कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य ऊर्जा संरचना द्वारा लगातार अवशोषित न हो। अभी भी कुछ प्रतिरोध है, लेकिन उतना नहीं जितना पार्थ के लिए था। शिन ने पार्थ को देखा और मन ही मन बड़बड़ाया। पार्थ की गति उसकी पहुंच से बाहर है। वह उसका सही समय भी नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि पार्थ की अनियमित चाल भी उसके अनुमान से परे है। फिर भी उसने पार्थ को रोकने के लिए कुछ भाले फेंके, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी कुछ नहीं हुआ। भाले व्यर्थ गए। मायरमन, हमें अगला कदम उठाना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है। पार्थ हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है। बिल्कुल,
है, ठीक है, मैं दूसरा चरण शुरू कर रहा हूँ। और जैसे ही उसने ये कहा, आकृति और भी तेज चमक उठी और काले धुएं में सैकड़ों अजीब चेहरे दिखाई दिए। वे सभी चेहरे पार्थ की ओर देख रहे थे और उसके हर कदम के साथ चल रहे थे। पार्थ जो दौड़ रहा था और कुछ महसूस नहीं कर रहा था, अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसके दिमाग में एक सुन्न कर देने वाला दर्द। आत्मा का हमला। उसने ये बात कही, लेकिन उसे खुद भी ये सुनाई नहीं दी, इसलिए उसका मन उलझन में था कि उसने ये कहा भी था या नहीं। जैसे जैसे वो इसमें घिसकता और चक्कर लगाता जा रहा था, अचानक उसे अपनी आत्मा में एक खिंचाव महसूस हुआ। उसकी दृष्टि, या यूं कहें कि उसकी इंद्रियां, जो उसके आसपास हो रही घटनाओं को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी, किसी आंतरिक चीज पर केंद्रित होने के लिए